आतंकवाद को लेकर जो लोगों में, भारत के लोगों में कोई क्लैरिटी आ ही नहीं रही है। वो ये बात स्वीकार कर ही नहीं रहे हैं कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, मल्टी डायमेंशनल सच्चाई होती है। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से देखना चाहिए, क्योंकि जो सत्य है उसके बहुआयाम होते हैं। हर एंगल से उसको देखने की ज़रूरत है। अभी जो विनय नरवाल जी हैं, जो शहीद हो गए इस घटना में, आतंकवादियों के हमले में, उनकी पत्नी ने कहा कि हम नहीं चाहते कि साधारण कश्मीरियों से, साधारण मुसलमानों से कोई नफ़रत करे। जिन्होंने ये गुनाह किया है उनको तो दंड मिलना चाहिए, हमें न्याय चाहिए, लेकिन हमें शांति भी चाहिए। तो इस पर जो है बहुत सारे लोग भड़क गए कि ये कैसी महिला है, इसे बदला नहीं चाहिए। वो सही कह रही है। आम मुसलमानों का इससे क्या लेना देना है कि कुछ आतंकवादियों ने घुस कर जो है गोली मारकर, धर्म पूछकर, मर्दों की पैंटें तक खोल के ये चेक करके कि खतना हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी उन लोगों की हत्या कर दी। आम मुसलमानों का इससे क्या लेना देना है? ये यही मूर्खता है जो हमेशा से इस भारत में, इस देश में होती आई है। जब साबरमती ट्रेन को जलाया गया था गोधरा में, तो आम मुसलमानों पर दंगे कर दिए। आम मुसलमानों का क्या लेना देना? डिमांड तो ये होनी चाहिए थी कि अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो कि किसने जलाया है, वो हादसा है या जानबूझकर किसी ने किया है, और जिसने किया है उसको सज़ा मिले, उन सबको फांसी की सज़ा मिले जो दूसरों को इतनी बुरी मौत मारते हैं। लेकिन हुआ क्या कि आम मुसलमानों पर दंगे हो गए, आम मुसलमानों के साथ जो है दुष्कर्म हो गया। जैसे बिल्किस बानो का किस्सा सबको पता है। आम यहाँ तक कि कांग्रेस के जो नेता थे नरोदा पाटिया में, उनको भी जिंदा जलाकर मार दिया गया। ये जो मूर्खता है कि आतंकवाद कोई फैलाए, दंगा फसाद कोई फैलाए, आतंकवादियों से नहीं निपटा जा रहा है, सीधा आम नागरिकों पर हमला करने लगना। अब नैनीताल की एक वीडियो सामने आ रही है जहां पर एक मुस्लिम व्यक्ति ने किसी बच्ची का रेप किया। ठीक है, उसको पकड़ लिया पुलिस ने। अब पुलिस उसको सज़ा देगी जितना दे सकती है। लेकिन बेवकूफ़ लोगों ने क्या किया कि मार्केट में मुसलमानों की दुकानों में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। तब एक महिला, जो सेंसिबल महिला है, बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही कि जब दुष्कर्म होता है तो भारत में तो ऐसे ऐसे दुष्कर्म हो रहे हैं कि गाय तक का हो रहा है। आपको पता है कि कुछ साल पहले महाराष्ट्र में मॉनिटर लिजार्ड, छिपकली तक का दुष्कर्म हुआ है। कुत्ते, बिल्ली, गाय, सुअर, कुछ भी नहीं छोड़ा है। यहाँ तक कि छिपकली को भी नहीं छोड़ा है। इतने ज़्यादा डीजेनरेट्स हैं, इतने ज़्यादा हाइपर सेक्सुअल हैं इंडियन मैन, क्योंकि यहाँ पर अरेंज मैरिज का सिस्टम है, डेटिंग का सिस्टम नहीं है। सेक्सुअलिटी को बहुत ज़्यादा कर्ब किया गया है। इतना ज़्यादा कर्ब करने की वजह से, इतना ज़्यादा शेम की वजह से जो है फ्रस्ट्रेट होकर ऐसी ऐसी घटनाएँ हो रही हैं। जी हाँ, विदेशों में देखिए, पश्चिमी देशों में तो 15-15, 16-16 साल के बच्चे आपस में डेट कर रहे हैं। और डेट का सीधा मतलब ये नहीं कि डेट करते ही सीधा सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाएगा। डेट का मतलब वो एक दूसरे से मिलते हैं, समझते हैं, प्यार आगे बढ़ता है, और उसके बाद जो है ऐसी आपस में संबंध बनते हैं। अगर उनकी पटे तो, नहीं तो फिर ब्रेकअप हो जाता है, मूव ऑन करते हैं। तो इस तरह से वो रिश्ता अपने लिए, अपना साथी अपने लिए खुद ढूंढना शुरू करते हैं, क्योंकि ईसाईयत तो प्रेम पर आधारित है। तो प्रेम मनुष्य को खुद ढूंढना है, फ्री विल, चुनाव का अवसर है। इसलिए, लेकिन भारत में ऐसा अवसर नहीं है। इंसान खुद से खुद चुन नहीं पा रहा। जो ज़्यादा गरीब हैं उनकी शादियां नहीं हो पा रही, क्योंकि संपत्ति नहीं है, काम धंधा नहीं है, और इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया गया है। जो औरतें हैं उनको उनसे शादी करके अजनबियों के घर में उन्हें फेंक दिया जाता है। फिर सास ससुर का, जिनका आपस में कभी नहीं बना है, उनकी सेवा वो करती है, और जो सास है वो अपनी पूरी ज़िंदगी का फ्रस्ट्रेशन उस औरत पर निकालती है। फिर ये जो फ्रस्ट्रेशन है उस शादी में आता है। फिर उस शादी में वो आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उसकी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं। फिर ऐसे फ्रस्ट्रेटेड आदमी जो हैं सेक्स में ही जीवन की सच्चाई खोदने लगते हैं। वो सेक्शुअली डिजेनरेट्स हो जाते हैं, हाइपर सेक्शुअल्स हो जाते हैं। वो बाहर की तरफ देखने लगते हैं। फिर वो कुत्ते, बिल्ली, गाय, छिपकली, बच्ची, घोड़ी, गधी, किसी को नहीं छोड़ रहे। तो इतना ज़्यादा लोगों को बंद करके रखा गया है, इतना ज़्यादा उनकी व्यक्तित्व को कुचल दिया गया है, व्यक्तिवाद को कुचल दिया गया है। न्यूक्लियर फैमिलीज़ को अभी भी नहीं माना जा रहा। कुछ शहरों में लोग देखकर अपने आसपास कहते नहीं, अब तो ऐसा चीज़ें नहीं। अरे 65% इंडिया तो गाँव है, 65% तो आबादी गाँवों में रहती है, और बाकी की भी छोटे शहरों में रहती है। कुछ दिल्ली, मुंबई, 2-4 बड़े शहरों में अगर आपको न्यूक्लियर फैमिलीज़ दिख जा रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रह रही है। ऐसा नहीं है। ज़्यादातर इंडियंस तो जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं और फ्रस्ट्रेट ही रहते हैं, क्योंकि किसी की किसी से नहीं बन रही, और ज़बरदस्ती जो है एक दूसरे के साथ
रहने के लिए मजबूर किया गया है और इस फ्रस्ट्रेशन में सेक्सुअल डिजेनरेशन आता है और पुरुषों का सेक्सुअल डिजेनरेशन ऐसे घिनौने क्राइम्स लेके आता है। हाँ, तो मैं इस क्राइम की बात कर रही थी कि क्राइम किया है किसी ने और सज़ा दे रहे हैं किसी को, तो लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि इससे जो है देश की शांति चली जाएगी, इससे बहुत बुरा होगा। अब जैसे बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया, जब बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया तो तोड़ने वालों का तो कुछ बिगाड़ नहीं सके वो, लेकिन बाद में उन्होंने जाके मुंबई में 1993 में बम धमाके कर दिए। उससे क्या मिला? ये करता कोई और है और सज़ा कोई और देता है। और यहाँ पे कुछ जो हाइपर वोक लोग हैं वो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम किसी में नहीं है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। देखिए, दुनिया में आतंकवाद फैला हुआ है। आतंकवाद हमेशा सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजन बेस्ड और कास्ट बेस्ड कुछ भी है, अपनी बात को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से जब हिंसा का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे आतंकवाद कहते हैं। तो ज़्यादातर जो हिंसा है, ज़्यादातर जो टेररिज्म है वो दुनिया में मुस्लिम टेररिज्म ही है। हाँ, भारत में ऐसी हिंदू टेररिज्म की ऑर्गेनाइजेशंस भी सामने आई थी, जैसे सनातन संस्था है या अभिनव भारत है, और जो है श्रीलंका में ऐसी LTT ही हो गई, जो सिंहलीज थे, या बुद्धिस्ट ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई। तो ऐसे पूरी दुनिया में सामने आते रहते हैं बिना रिलीजन के भी। जो कम्युनिस्ट हमले हुए थे, जो स्टालिन हुआ, माओ हुआ, जो रिलीजन को नहीं मानते थे लेकिन कम्युनिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, उसको बढ़ाने के उद्देश्य से जो हत्याएं हुई। तो ये सारी चीज़ें दुनिया में होती रहती हैं। टेररिज्म कई तरह का होता है, लेकिन इस्लामिक टेररिज्म को डिनाई कर देना, नकार देना भी एक तरह की मूर्खता है। और एक हीरो है, जैसे उसको काम नहीं मिल रहा था या क्या था, वो अगले ही दिन पहुंच जाते हैं। देखो, पहलगाम में टेररिस्ट जो चाहते हैं वो हमें नहीं होने देना है, आप सबको टिकट करा के कश्मीर चले जाना चाहिए, क्योंकि टूरिज़्म ज़रूरी है। मतलब लोगों की जान से ज़्यादा टूरिज़्म ज़रूरी है। ये अल्ट्रा वोक जो लोग होते हैं ये लोगों को मरवा देंगे। जब गवर्नमेंट वहाँ पर सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है तो लोगों को ये कहना कि देखो टूरिज़्म ज़रूरी है, इसलिए तुम अपनी जान की परवाह मत करो, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ घूमो, ये कितनी ज़्यादा मूर्खता की बात है। और उससे भी ऐसे मूर्खों को भारत में बहुत तालियां मिलती हैं। उस व्यक्ति ने ये बकवास की, और अतुल कुलकर्णी नाम है शायद उनका, उसने ये बकवास की और न्यूज़ चैनल्स वाले उसको बता रहे हैं भारत को यही तो ज़रूरत है। अजीत अंजुम उसका इंटरव्यू ले रहा है कि देखो यही तो ज़रूरत है, हमें आतंकवादियों को हराना है। और कैसे हराना है? टेररिस्ट जहाँ पर हैं, जहाँ पर हमले में 27 लोगों को मार डाला गया है जान से, वहाँ पर आप चले जाओगे तो आप टेररिस्ट को हरा दोगे। कैसे? अगर मैं जानना चाहती हूँ, ये अल्ट्रा लोग क्या दूसरों को बेवकूफ़ समझते हैं? क्या बाकी के लोग रोटी नहीं खाते, गू खाते हैं? ये किस तरह की बकवास है कि अतुल कुलकर्णी का खुद का बेटा या खुद की बीवी, खुद का कोई रिश्तेदार उसमें मरा होता तो क्या वो ये कहने की हिम्मत करता कि कश्मीर आओ, कश्मीर आओ? जहाँ पर गवर्नमेंट सुरक्षा नहीं प्रोवाइड कर पा रही है, जहाँ पे इंटेलिजेंस को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि हमला कहाँ होगा, वहाँ पर आप अपनी परिवार की जान माल की परवाह करे बिना सिर्फ सुंदर पहाड़ों को देखने के लालच में चले जाओ। ये इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ी की बात करते हैं, इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ी की बात करते हैं क्योंकि इन्हें सिर्फ अपना मुँह वीडियो में दिखाने से मतलब है, ताकि नई फिल्म मिल जाए, नए नाटक मिल जाए। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि लोग मारे गए। तो अतुल कुलकर्णी का वो मैंने देखा, मुझे इतना गुस्सा आया कि इस बकवास की लोग तारीफ़ कैसे कर सकते हैं। वो कह रहा था कि मैंने अपनी मैनेजर से पूछा कि क्या श्रीनगर जा सकता हूँ, तो मैनेजर ने कहा हाँ हाँ जाओ। तो मैं प्लेन में बैठा, मैं अकेला ही बैठा था, फिर भी मैं वहाँ पर गया क्योंकि मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ। ये मैसेज तुम दे पाते अगर तुम्हारे खुद के घर वाले उस हमले में मारे गए होते तो। अब तुम्हें पता है कि वहाँ पर घटना होने के बाद, जैसे फिल्मों में सब कुछ होने के बाद पुलिस पहुंचती थी, घटना होने के बाद वहाँ पर फौजी पहुंच गए हैं पहलगाम में, चप्पे चप्पे पे तैनात है। तो घटना होने के बाद तुम वहाँ पर अपनी शक्ल दिखाने के लिए चले गए हो, लोगों को ये कहने के लिए कि देखो यहाँ यहाँ अपनी जान हथेली पर लेकर। मुझे तो लगता है कि टेररिज्म का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई इलाज नहीं कर पा रही है, स्पेशली कश्मीर में नहीं कर पा रही है। किसी भी इंसान को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए घूमने के उद्देश्य से। क्यों? अगर आपको पहाड़ी देखने हैं तो कम है, हिमाचल प्रदेश कम है, नॉर्थ ईस्ट कम है,
चले जाओ वहाँ पर, क्या ज़रूरत है अपनी जान हथेली में ले जाकर आपको वहीं जाने की जहाँ पर लोग जो है ये कर रहे हैं, इस तरह के हमले कर रहे हैं। और ऊपर से ये जो कहना कि नहीं हमें टेररिज्म को हराना है, टूरिज़्म को बचाना है, टूरिज़्म को बचाना है अपनी जान दे के, अपनी जान की कीमत पर, ये आप और मैं तो भूल जाएंगे 2 दिन में, हम अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाएंगे। जो डेथ होती है, अपनों की जो डेथ होती है, वो इंसान की ज़िंदगी इतना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ती है। किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने अपना हस्बैंड खोया है, किसी बच्चे ने अपना पिता खोया है, उनकी ज़िंदगी पूरा तरह से इस पर बदल जाएगी, उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से इसके लिए प्रभावित हुई है, वो इस दुख को कभी नहीं भूलेंगे। तो ये कह देना कि नहीं नहीं आप टूरिज़्म को बचाना ज़रूरी है, टेररिज्म को हराना है और आपकी ज़िम्मेदारी है वहाँ जाओ, ऐसे अल्ट्रा वोक लोगों से भी लोगों को बच के रहना चाहिए। और जो है जैसे एक और व्यक्ति है जिसकी पत्नी ने ये बयान दिया, 2 बयान दिया और दोनों ही थोड़े थोड़े अलग हैं, लेकिन दोनों ही बातें सच हैं। मैंने कहा कि सच्चाई मल्टी डायमेंशनल होती है। एक बयान में वो कह रही है कि हर बात पे हमें कहा जाता है हिंदू मुस्लिम मत करो, लेकिन हिंदू पूछ के ही तो मारा गया है, हिंदू पूछ के मारा गया है, बाकी जो मुस्लिम थे उनको नहीं मारा गया। मुस्लिम लोग अपने घर चले गए आराम से, उन्होंने शाम को टीवी देखा होगा, लेकिन जो हिंदू थे उनको तो मार दिया गया। और ऐसा ही जो दूसरा बयान इस महिला का ये आता है जो ये कहती है कि नहीं आतंकवाद तो हैवान होते हैं, आतंकवादी हैवान होते हैं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो ये जो चीज़ें हैं कि कोई धर्म नहीं होता, ये पूरी तरह से सच भी नहीं है और सच भी है कई मायनों में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आतंकवादी संगठन तो भारत में भी कई संगठन सामने आए, ऐसे इक्का दुक्का जैसे अभिनव भारत और सनातन संस्था। लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से दुनिया प्रभावित है, जिस प्रकार के आतंकवाद से प्रभावित है दुनिया, वो इस्लामी आतंकवाद भी है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इज़राइल जो है वो खुद पूरा का पूरा नेशन ही एक तरह से एक पूरे दूसरे नेशन को बर्बाद कर दिया है, तो उसको टेररिज्म करार क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। वो तो ये वाली बातें भी मैंने पहले आपको बताई थी। तो कोई भी बात पूरी तरह से सच नहीं होती और पूरी तरह से झूठ भी नहीं होती। ये भी सच है कि आतंकवादी सिर्फ हैवान होते हैं और वो इतने ब्रेन वॉश होते हैं कि उन्हें अपनी पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए वो किसी की ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं, लोगों को मार देते हैं। लेकिन ये भी सच है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है इस्लामी आतंकवाद फैला हुआ है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि धर्म पूछ के ही कश्मीर में लोगों को मारा हुआ है। और ये भी जानने की बात है कि टूरिज़्म को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालने की ज़रूरत नहीं है। सरकार आपकी सुरक्षा नहीं कर सकती है किसी हीरो के कहने से, जो कि घटना होने के बाद, उसे पता है घटना होने के बाद सब कुछ सही है, वहाँ पर चला जाता है। तो मैं तो यही कहना चाहती थी, यही है मेरी रेंटिंग कि सभी बातें सही हैं। और वो लोग तो बहुत घिनौने हैं जो विनय नरवाल की पत्नी के पीछे पड़ गए हैं कि तुमने शांति की बात कैसे कह दी। आम मुसलमानों का क्या कसूर है इसमें? अगर किसी ने किसी को गोली मारी है, किसी आतंकवादी ने आम टूरिस्टों को गोली मारी है, इसमें पूरे भारत में फैले हुए हैं, इनका क्या कसूर है? आम लोगों का क्या कसूर? आम लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं।